क्या ईरान से लड़ते लड़ते डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी खराब हो गई है कि गिरते शेयर मार्केट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को संभालने के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है? ये आज लाख रुपए का सवाल है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बहुत बढ़िया बात चल रही है, 2 दिन से दोनों भाई लगे हुए हैं और अब कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ आर हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट की चर्चा चल रही है, यानी जंग पूरी तरह खत्म। इतना मजा आ रहा है बात करते हुए कि अगले 5 दिन ईरान के किसी पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रा पर हमला नहीं होगा। इसके नीचे ट्रंप ने बोल्ड में वो भी लिखा जो उनका तकिया कलाम बना हुआ है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब इस मैटर पर अटेंशन हम दे ही रहे थे, उतने में यह खबर हो गई डेवलप। क्या हुआ? पहला तो यह कि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बात ही नहीं हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मार्केट में कच्चे तेल की कीमत को नीचे ला सकें, अपनी जंगी तैयारियों के लिए कुछ मोहलत जुटा सकें। जब ईरान की तरफ से बयान आ रहे थे तब वाकई कच्चे तेल के दाम गिर रहे थे, 13% की गिरावट हो गई, ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे आ गया पर बैरल, और अमेरिका में स्टॉक मार्केट कुछ उठा भी। अब ईरान तो एंटी पार्टी है, इसलिए उसकी बात को कर दीजिए इग्नोर। लेकिन बीबीसी की उस खबर का क्या करें जिसमें इजरायली सेना के हवाले से ताज़ा हमलों की जानकारी दी गई। भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप ने अपना कथित शांति संदेश दिया शाम 4:35 पर, आज यानी कि 23 मार्च को। 23 मार्च को ही भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से पहले, यानी ट्रंप के एक्स पोस्ट के आप कह लीजिए 1.5 घंटे के भीतर भीतर आईडीएफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दिया कि हमने तेहरान के बीचों बीच हमला किया है। इसलिए हमने राजदूत की शुरुआत में पूछा कि ट्रंप को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिन्हें ज्यादा नंबर का चश्मा लगा हुआ है वो ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने बस एनर्जी इंफ्रा को बख्शने की बात कही थी। ट्रंप की बीवी का हमला तो तेहरान के बीचों बीच हुआ है, वहां कौन सा पावर प्लांट है, तेल निकल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये कौन सी इन-डेप्थ बातचीत है जो 2 दिन से चल रही है, वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव है, जिसका टेनर एंड टोन बढ़िया है और जिसे ट्रंप के शब्दों में आने वाले पूरे हफ्ते चलना है, जिसके बीच में एक पार्टी की राजधानी के बीचों बीच हवाई हमला भी हो जाता है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली भी जाती है। क्या बीबी ने ट्रंप के कहने के बावजूद इस मैटर को अटेंशन नहीं दिया था? दुनिया महा कंफ्यूजन में। जिनके यहां 1 महीने बाद शादी है वो इस तैयारी में ही थे कि अभी से 2-2 सिलेंडर जोड़कर रखने लगे ताकि शादी से पहले 15-20 हो जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद में कह चुके हैं कि दुनिया में जो संकट पैदा हुआ है लंबे समय तक रह सकता है और हमें तैयार रहना होगा। इधर लगन वालों ने कमर कसी, उधर ट्रंप ने कह दिया कि बढ़िया बात चल रही है, लगा कि अब दिक्कत नहीं आएगी। इस खुशी में ब्लैक मार्केट वाले को फोन ही किया था कि भैया अपने को वो डिलीवरी नहीं चाहिए अभी कुछ दिन। उतने में ईरान ने कह दिया कि हमने तो कोई बात ही नहीं की। फिर इजराइल ने हमला कर दिया और जब तक रिया ये सब लिखकर लाती हमारे पास, स्क्रिप्ट एडिट भी होती है, ट्रंप फिर से बोलने लगे। बोले ईरान की पेशकश पर बात शुरू की थी और वहां से एक रेस्पेक्टेड लीडर से बात हो रही जिसका नाम नहीं बताया। फिर बोले कि मेजर पॉइंट्स पे तो अग्रीमेंट हो गया है, इजराइल बहुत खुश होगा जो हमने अचीव किया। लेकिन फिर इसी सब के बीच में ये भी बोल गए कि ईरान से डील की कोई गारंटी भी नहीं है। अब आप इस बात को कंसिडर कीजिए, जो ट्रंप आज कह रहे हैं वही तो जंग के दिन ओमान और ईरान दोनों ने कहा था कि मेजर एग्रीमेंट हो चुका था, यूरेनियम तक पर बात हो गई थी। तब फिर इस लड़ाई का तुक क्या था? दर्जनों अमेरिकी इजरायली मारे जा चुके हैं, हजारों ईरानी मारे जा चुके हैं, खाड़ी मुल्कों का अलग से नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। कहने का मतलब ये कि जो ट्रंप बीच बातचीत में 2-2 बार ईरान पर हमला कर सकते हैं, उनकी आज की बातों को कितना सीरियसली लिया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। उनकी गाड़ी का गियर बार बार आगे पीछे हो रहा है, क्यों? आइए इस पर गौर करें। पिछले 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप ईरान में धुआं भरने की बात कर रहे थे वो अब कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए रेडी हैं? क्या ये ट्रंप का एक और गिमिक है या वाकई इस बार प्रेशर इतना है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ ही रहा है? बड़ा सवाल कि ट्रंप तो चलो कह रहे हैं कि रुकूंगा, लेकिन जैसा गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था, क्या ट्रंप नेतन्याहू से कह पाएंगे कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान ट्रंप पर भरोसा करेगा और हॉर्मूज पर लगा अदृश्य नाका खोल देगा? यही सब जानेंगे आज के राजदूत में। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जैसे हमने पहले बताया, ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट के बाद तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई भी।
ब्रेंट क्रूड करीब 15% गिरकर लगभग $96 प्रति बैरल तक आ गया। लेकिन अभी आपको ये नहीं सोचना है कि भारत में जो प्रीमियम पेट्रोल ₹2.5 और कमर्शियल डीजल ₹22 प्रति लीटर महंगा हुआ था, उसमें छूट मिल जाएगी या सिलेंडर आपका सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप के पोस्ट से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत पानी बहा है पिछले दिनों। क्या क्या हुआ था? ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 21 मार्च की शाम को ईरान को धमकी दी कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर स्टेशंस और एनर्जी इंफ्रा पर हमला कर देगा। ये 48 घंटे जो थे आज शाम खत्म होने वाले थे। ईरान ने कहा कि अगर हमला हो गया तो पूरे गल्फ रीजन में मौजूद पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रा को टारगेट मान लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह कर देंगे बंद। अब इसके बाद क्या हुआ वो समझने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का एक रेफरेंस देते हैं। टिरियन लैनिस्टर की प्रेमिका शे उससे किंग्स लैंडिंग में मिलने आती है, विजिट करती है उसके कमरे में। टिरियन को मालूम है कि इससे दिक्कत हो सकती है, तो वो शे से कहता है ऐसे मत किया कर, माय फादर डज नॉट मेक आइडल थ्रेट्स, यानी मेरा बाप कोरी धमकी नहीं देता है, देख लेगा तो मार ही डालेगा। सबक ये कि उस व्यक्ति से सचेत रहना चाहिए जो अपनी धमकी पर अमल कर दे। जब ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया तो ईरान ने कतर, सऊदी और दूसरे खाड़ी मुल्कों में मौजूद तेल और गैस के कुओं और प्रोसेसिंग यूनिट्स की एक लिस्ट निकाली थी और पब्लिकली कहा था कि यहां से लोग पीछे हट जाएं क्योंकि इन लोकेशंस पर हमला होगा। ईरान ने कुछ ही देर में इस धमकी पर अमल भी किया और पूर्व सूचना के बावजूद कतर के रास लफान प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान हुआ और कतर की 17% एलएनजी कैपेसिटी घंटों में हवा हो गई। सऊदी के अरामको को नुकसान पहुंचा, यूएई में तबाही हुई, कई और प्लांट्स को भी हुआ नुकसान। इसलिए ट्रंप की धमकी का असर ईरान से ज्यादा पश्चिम और खाड़ी में हुआ, क्योंकि इस बात में किसी को शुबा नहीं था कि ट्रंप ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बना पाएंगे या नहीं। लेकिन इतना ही पक्का यह भी था कि ये ईरान को डिस्करेज नहीं करेगा, वो जवाबी नुकसान करेगा। खाड़ी देशों के तेल और गैस इंफ्रा का बहुत नुकसान होगा। दुनिया अब तक हुए नुकसान का आकलन ही कर रही है और यह तय है कि आने वाले 4 से 5 साल हम सब तेल और गैस की कीमतों में खाड़ी में जो रीबिल्डिंग एफर्ट्स अब होंगे उनका दाम भी जोड़कर चुकाएंगे। ऐसे में अगर और तबाही होती तो और लंबे वक्त तक कीमतें बढ़ी रहती। ज्यादा डर इस बात का था कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते से जो 1-2 टैंकर जाने भी दे रहा है वो भी बंद कर देगा। बाबल मंदब आपको दूर लग सकता है, लेकिन ईरान डिएगो गार्सिया की ओर मिसाइल उछालकर दिखा चुका है। मिसाइल निशाने पर लगने से सैकड़ों किलोमीटर पहले गिरा दी गई, लेकिन बाबल मंदब में मिसाइल गिराने की जरूरत भी नहीं होगी। उसकी आशंका ही लंदन में बैठी इंश्योरेंस कंपनीज को डराने के लिए काफी होगी। फिर जो हॉर्मुज का हाल है वो बाबल मंदब का भी हो जाएगा। इसलिए खाड़ी और पश्चिम दोनों ट्रंप को समझा रहे थे कि भाई तू समझ नहीं रहा है, दिक्कत हो जाएगी, एक आदमी को शांत होना पड़ेगा। पहले हम पश्चिम की बात करते हैं। 22 मार्च की शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हुई। 20 मिनट की बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना जरूरी है ताकि दुनिया का एनर्जी मार्केट बैलेंस रहे। ब्रिटेन के हालात पर स्टारमर एक इमरजेंसी कोबरा मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। ये मीटिंग ब्रिटेन में तब बुलाई जाती है जब इमरजेंसी होती है, कोई बड़े संकट या अचानक पैदा हुए हालात से निपटने के लिए। इस मीटिंग में खास तौर पर महंगाई, एनर्जी सिक्योरिटी और आम लोगों पर पड़ रहे असर पर चर्चा होगी। सरकारें समझने की कोशिश कर रही है, ब्रिटेन वाली, कि ईरान में जो जंग हो रही है उससे परिवारों, बिजनेस और सप्लाई चेन पर कितना असर पड़ेगा और इससे कैसे निपटा जाएगा। ब्रिटेन के अलावा भारत ने भी ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमले और हॉर्मुज जैसे इंटरनेशनल वाटरवे में रुकावट मंजूर नहीं है। डिप्लोमेसी के जरिए भारत जंग में भी भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित रास्ते के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। 23 मार्च को ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी देशों ने तनाव कम करने के लिए कुछ पहलकदमी की है, लेकिन हमने उन सब से कहा कि हमने तो जंग नहीं शुरू की, आप अपनी दरखास्त लेकर जाओ वॉशिंगटन। इससे कुछ घंटों पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखा कि हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं है, जहाज इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि बीमा कंपनियां आपकी थोपी जंग के चलते डरी हुई हैं। धमकी से काम नहीं चलेगा, इज्जत से बात करके देखिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, रिस्पेक्ट बोथ और रिस्पेक्ट नीदर। कहने का मतलब कि ईरान साफ कर रहा था कि हॉर्मुज का रास्ता तभी खुल सकता है जब उससे ढंग से बात की जाए। ईरान पर से प्रतिबंध हटाओ, तब ये मांग करो कि हॉर्मुज का रास्ता भी खुलना चाहिए। अराक्ची ये बात अकेले अमेरिका से नहीं कह रहे थे, वो ये बात उन तमाम देशों से भी कह रहे थे जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाले लॉजिक की आड़ में ईरान पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। लेकिन
साउथ पार्स के बाद जो हुआ उससे साफ था कि ईरान दोबारा वैसा कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। तो जैसे ही ट्रंप ने डेडलाइन अनाउंस की कि 48 घंटे में नतीजा मांगता, तो दुनिया सबसे पहले ट्रंप को ही समझाने दौड़ी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों की एम्बेसीज ने व्हाइट हाउस से बात की। इन फोन कॉल्स में साफ तौर पर कहा गया कि जंग को एस्केलेट करना किसी के लिए अच्छा नहीं है, ईरान के लिए भी नहीं है, इजराइल के लिए भी नहीं है। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने जंग रोकी, या कम से कम वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन ईरानी मीडिया कुछ और दावा कर रही है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत ही नहीं है। फास्ट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के साथ कोई सीधी बात नहीं हुई है, यहां तक कि किसी तीसरे के जरिए भी नहीं हुई, जारेड कुशनर या विटकॉफ। दावा यह भी है कि ट्रंप पीछे हटें क्योंकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर हमला हुआ तो पूरे इलाके में एनर्जी इंफ्रा तबाह किया जाएगा। बाकी फारसी मीडिया और ईरान समर्थक अब ट्रंप के मजे ले रहे हैं। काबुल में ईरान की एम्बेसी ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान की वार्निंग के बाद पीछे हटने का फैसला किया। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इस पर हेडलाइन लिखी है, ट्रंप बैक्स डाउन। अब जब इतने सारे लोग बयान दे रहे थे तो एक बयान अपने यहाँ से भी आया। उसका मतलब कितना निकलता है ये हम आप पर छोड़ेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस पूरे मसले पर करीबी नज़र बनाए हुए है। लौटते हैं ट्रंप पर। जब हम ट्रंप की ओर से आ रहे गर्मागर्म अपडेट स्क्रिप्ट में जोड़ रहे थे तो सोच रहे थे कि यार ट्रंप की बात को तो ईरान ने काट दिया। इतने में लाइव अपडेट आया कि ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत फेल हुई तो ईरान पर बम गिराते रहेंगे। ये भी जोड़ दिया कि रिजीम चेंज का लक्ष्य भूले नहीं है, क्या पता वेनेजुएला की तरह ईरान के लिए कोई नया लीडर मिल जाए या जॉइंट लीडरशिप हो। पूछा गया कि ईरान के तेल पर प्रतिबंध क्यों हटाया, तो जवाब दिया कि ताकि तेल की सप्लाई बनी रहे। तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। पार्क में बच्चे सीसॉ में इतनी तेजी से ऊपर नीचे नहीं होते हैं जितनी स्पीड से इनके बयान बदलते हैं। सवाल है क्यों, अभी ये क्यों हो रहा है? जवाब हम देते हैं। ट्रंप ने इस जंग की शुरुआत रिजीम चेंज के मकसद से की थी। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया, सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी को मार दिया, IRGC के कमांडर्स मार दिए। थ्योरी ये थी कि जनता सड़क पर आएगी और ईरान में नई सरकार बन जाएगी, नया लीडर आएगा और फिर ठेके मिलेंगे अमेरिकी की कंपनियों को तेल के। लेकिन इस तरीके ने काम नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका एस्केलेट करता रहा और उम्मीद करता रहा कि जंग डी एस्केलेट हो जाएगी। धमकी देकर सामने वाले को झुकाने की कोशिश हो रही थी। अमेरिका को लग रहा था कि इस तरह जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग के चौथे हफ्ते में भी ईरान लड़ ही रहा है। ईरान की स्ट्रेटेजी सीधी थी, जीत तो सकते नहीं अमेरिका से, तो उनका खर्चा और नुकसान बढ़ाओ ताकि जंग में वो खुद टिका रहे और अपना नुकसान करता रहे। ईरान के लिए जंग में बस बने रहना या दिन भर में 3-4 मिसाइल मार देना ही जीत है। इसी वजह से नेटो देश भी अमेरिका के साथ आए नहीं, वो हॉर्मूज में फंसना नहीं चाहते हैं। अमेरिका ने जब नेटो और जापान, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि चीन से भी हॉर्मूज में जहाज़ों के सेफ्टी के लिए मदद मांगी, तो ज़्यादातर देश आगे नहीं आए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमें लाके अमेरिका वहाँ से पीछे हट गया तो हम ईरान के साथ अकेले फंस जाएंगे। ईरान ने गल्फ़ के देशों को समझाने की भी कोशिश की, ये कहकर कि उनके देश में जो अमेरिकी बेसेस हैं आपको सेफ नहीं रख रहे हैं और ख़तरे में डाल रहे हैं। 2025 में हुई 12 दिन की जंग से ईरान इतना तो सीख गया था कि उसे नैरेटिव अपनी तरफ घुमाना कैसे है। ईरान जल्दी सीज फायर चाहता ही नहीं था। ईरान के टॉप लीडर्स की हत्या से उसे जनता का सपोर्ट ही मिल गया, इसलिए ट्रंप की धमकियों से ईरान पर ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। इस बीच अमेरिका अपनी सेना और नेवी को इलाके में तैनात करता रहा। पेंटागन से $200 अरब फंड्स और मांग लिए ताकि अगर ज़मीनी लड़ाई हो गई तो अमेरिका की मिलिट्री इक्विप्ड रहे। ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन में कंफ्यूज दिख रहे हैं। 48 घंटे की डेडलाइन देने से पहले भी ट्रंप ईरान के साथ सीज़फायर में इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे थे। रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान से बात हो सकती है लेकिन मैं सीज़फायर नहीं चाहता। जब आप सामने वाले को पूरी तरह ख़त्म कर रहे हों तब सीज़फायर नहीं करते। ईरान के पास न नेवी है, न एयरफोर्स और न ही कोई ख़ास मिलिट्री हथियार। जबकि सच यह है कि ट्रंप पर अमेरिकन इंडस्ट्री और अमेरिकन पॉलिटिक्स का खासा दबाव है, स्पेशली मागा धड़े का, कि जंग खत्म करो। अब अमेरिका की मजबूरी है कि जंग को वो जीतकर ही खत्म करना चाहता है, इसलिए ये अपेक्षित था कि किसी भी जगह पर 4 बम मारकर ट्रंप अचानक जीत का ऐलान कर देंगे। लेकिन ईरान उन्हें ये मौका दे नहीं रहा है क्योंकि हॉर्मुज को चोक पॉइंट की तरह यूज करने की उसकी रणनीति काम कर रही है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका मिडल ईस्ट में अपने सैनिक मकसद पूरे करने के काफ़ी करीब है।
अब वो ऑपरेशन को धीरे धीरे वाइंड डाउन करेगा। ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा अपना तेल लेता है, उसकी सुरक्षा अब उन देशों को करनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि अमेरिका। ज़रूरत पड़ी तो आएंगे, लेकिन जब ईरान का खतरा खत्म हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि सच ये है कि अमेरिका की जनता और खुद ट्रंप के मंत्री और पार्टी के कई लोग जंग के खिलाफ नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका खुद एक मुश्किल में फंस गया है। अगर वो जंग बढ़ाता है तो हालात काबू से बाहर जा सकते हैं, और पीछे हटता है तो उसकी साख पर असर पड़ सकता है। ऐसे में अंत में ट्रंप ने ईरान की उसी सरकार से बात करने की कोशिश की जिसे वो गिराने की कोशिश कर रहे थे। पहले वो ईरान का अंत चाहते थे बाय हुक और क्रुक, लेकिन अब वो बॉम्ब की जगह डिप्लोमेसी पर आते दिख रहे हैं, कम से कम कह रहे हैं। हालात ने उन्हें अमेरिका की असल फॉरेन पॉलिसी अपनाने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच जंग का असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पर दिख रहा है। अमेरिका भी समझ गया कि ईरान में सिर्फ हवाई हमलों के दम पर वहाँ का रेजिम तो बदलेगा नहीं, भले ही अमेरिका और इजराइल मिलकर साथ क्यों ना आ जाए। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए भी अमेरिका ने पूरा जोर लगाया, लेकिन नतीजा वहाँ भी नहीं निकला, और इसलिए वो बातचीत की कम से कम बात कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि ट्रंप को बार बार बयान बदलना पड़ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। अब दो चीजें हैं, पहली तो ये कि क्या ईरान ट्रंप के इस रूप पर भरोसा करेगा। इसका छोटा जवाब तो नो है, नहीं, क्योंकि ईरान पर 12 डे वॉर के वक्त भी बीच बातचीत में हमला हुआ था, मुख्य वार्ताकार की ही हत्या हुई थी। ठीक यही इस जंग में हुआ है। तो ईरान को ट्रस्ट इश्यूज तो हैं, इसलिए ईरान पहले भी कह चुका है कि उसे बातचीत में रूस और चीन जैसे प्लेयर चाहिए। ईरान ने आग्रह तो भारत से भी किया था कि ब्रिक्स हेड के नाते वो कुछ कहे, बट यहां से रिप्लाई वही था कि आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। फिर ईरान ये भी देख रहा है कि मैदान जंग में न सही, लेकिन नैरेटिव वॉर में तो वो जीत रहा है, और इस माहौल में वो अपने लिए वैसे कंसेशंस चाहता है जैसे पहले नहीं मिले। इसलिए ईरान इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और तेल व्यापार में दोबारा एंट्री की बात जरूर उठाएगा। जब तक इसे लिखकर नहीं दिया जाएगा, ईरान संभवतः इस बात को सीरियसली नहीं लेगा। इस पूरे मसले में इजराइल कहां खड़ा है, उस पर आते हैं। अटैक रोकने के ऐलान के कुछ घंटों के भीतर इजराइल ने तेहरान में ही हमला करके बता दिया था कि उनका सेंटिमेंट अलग है ट्रंप से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के लिए ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना बहुत अहम था। इजरायली जर्नलिस्ट अकीवा एल्दार अल जजीरा को बताते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की बात कही तो इसे इजराइल में अच्छा नहीं माना गया। उनका कहना है कि अगर अमेरिका फिर से बातचीत करता है तो इजराइल के लिए ईरान के परमाणु खतरे को ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, और यही एक चीज़ नेतन्याहू की राजनीतिक पहचान बन गई है। हालांकि एल्दार ये भी कहते हैं कि नेतन्याहू खोलकर ट्रंप का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की पार्टी के लोगों में काफ़ी फेमस हैं। लेकिन अगर ईरान के साथ जंग रुकती है तो इजराइल अपना ध्यान लेबनान की तरफ कर सकता है, जहां वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और इसे अपनी जीत के तौर पर दिखाएगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गजा में हमास के खिलाफ साफ साफ एक क्लियर विक्ट्री अभी भी अचीव होना बाकी है, और आने वाले चुनावों में नेतन्याहू को अपनी इमेज मजबूत करनी है। तो आप देख रहे हैं कि आईआर की दुनिया में भी मेन क्वेश्चन वही है कि चुनाव कौन जीतेगा। इसी नोट पर आज का राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे रिया के साथ मिलकर लिखा गया और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।